नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध बहादुरपुर सीतामढ़ी से। तो अर्थशास्त्र में और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो चैप्टर 2 था संसाधन के रूप में लोग, उसमें अगला टॉपिक तो आप देख सकते हैं कि जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या की गुणवत्ता और शिक्षा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो जनसंख्या की गुणवत्ता है वो कैसे विकसित की जा सकती है। हाँ, तो जो हमारे देश की जनसंख्या है उसमें अगर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना है या उनकी गुणवत्ता अच्छा करना है तो उन सभी लोगों को हमें साक्षर करना होगा, यानी कि अक्षर का ज्ञान उनको कराना होगा, है ना, यानी कि उनको शिक्षा प्रदान करना होगा। साथ ही साथ वो क्या होंगे, स्वस्थ भी होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ होने के कारण उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनमें कौशल का निर्माण भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी कौशल के आधार पर जो देश की जनसंख्या है वो क्या करेगी, आय का अर्जन करेगी। ठीक है, और उस आय के अर्जन के कारण जो देश का समृद्धि दर है, वृद्धि दर है, वो क्या होता है, निर्धारित होता है। उसी के आधार पर देश की वृद्धि तय की जाती है। तो जितनी भी जनसंख्या है अगर वो साक्षर है और स्वस्थ है तो वो हमारे लिए, अपने देश के लिए परिसंपत्तियाँ बन जाती हैं। ठीक है, अगर वो जनसंख्या साक्षर और कुशल या फिर स्वस्थ नहीं रहेंगी तो वो अपने देश के ऊपर एक दायित्व के रूप में कार्य करेंगी, है ना, यानी कि दूसरों लोग उसका निर्वहन करेंगे। वो किसी प्रकार का आय का अर्जन नहीं करेगा, जिसके कारण वो समृद्धि दर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएगा, है, जिसके कारण वो देश की जनसंख्या जो है वो दायित्व के रूप में देश के ऊपर थोप दी जाएगी। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं, शिक्षा। तो आपने देखा था कि जो शिक्षा था, सकल शिक्षित हो गया और उसने एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर ली और नौकरी करने के कारण उसको एक अच्छा वेतन भी मिलने लगा। ठीक है, वही जो विलास था वो अशिक्षित था और अस्वस्थ होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से ही अपना पेट भर पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो शकल है उसके लिए बहुत सारे जो क्षति है वो खुल गए, इसके कारण, शिक्षा के कारण। ठीक है, और जो समाज है वो भी एक व्यक्ति की जो शिक्षा होती है उससे लाभान्वित होता है। ठीक है, और यही जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय आय में क्या करता है, समृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है ना, जिसको बड़ी ही सहजता से गतिशीलता प्रदान की जाती है ना, उसको बड़ी सावधानी से सहेज कर संभाल कर रखना होता है, उसको पोषित करना पड़ता है ना। पोषित करें तभी वो विकसित होगा। जैसे एक पेड़ की शुरू से लगाने के क्रम में ही, जब वो बच्चा होता है, पौधा होता है, तो उसको लगाने के क्रम में ही हम लोग खाद पानी बीज आदि देते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे वो पोषित होता है और विकसित होकर के एक बड़े पेड़ के रूप में निर्मित होता है, और तब जाकर के वो हम लोगों को फल देना प्रारंभ करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो एक व्यक्ति होता है वह भी एक पौधा ही होता है, जिसको हमें शिक्षा, है ना, आदि से सींचना पड़ता है, तब जाकर के वो जब बड़ा होगा तब वो क्या करेगा, फल देना, यानी कि आय का अर्जन करना शुरू करेगा। ठीक है, और यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह जटिल प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया में खासकर मनुष्यों में शिक्षा जो है वो बहुत उत्प्रेरक का काम करती है। उत्प्रेरक मतलब जो एक ऐसा शक्ति जो धक्का लगाने पर चलता है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के साथ आप लोग को धक्का लगाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, आपका मन नहीं भी होता है फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं ताकि आप क्या हो जाएं, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा जग जाएं और थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, तो ये क्लास जो होता है वो आपको थोड़ा थोड़ा धक्का दे करके आप लोगों को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है ना, और ये हम लोगों को बहुत ही सावधानी से करना होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे भैया बहन नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी होता है मार पीट करके या प्यार से आप लोगों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि आप क्या हो जाएं, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर होते जाएं। एक समय के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आय के अर्जन के लिए आप तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपने देश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी पहुँच हर व्यक्ति तक हो जाए, है ना, ताकि लोग क्या हो जाएं, शिक्षित हो जाए, साक्षर हो जाएं, ठीक है। और वो कब होगा, जब जो बच्चे स्कूल जाएंगे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो वहाँ पर टिकेंगे, है ना। टिकेंगे कहने का मतलब कि डेली नित्य प्रतिदिन स्कूल जाएंगे और वहाँ जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो उसको धारण करेंगे, है ना, जिसके कारण उनमें उनमें गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। इन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है, ठीक है। और ख़ासकर जो लड़कियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में बहुत सारे ज़िलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है ना। बहुत बड़ी संख्या में हाई स्कूल की स्थापना की गई है, जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो ज्ञान और कौशल संबंधित जो व्यावसायिक कोर्स हैं, व्यावसायिक शाखाएं जिनको बोलेंगी, उनका वो अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सरकार ने ये सारे कार्य किए हुए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं सरकार और क्या क्या करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा पर जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस समय शिक्षा पर मात्र 151 करोड़ रुपए खर्च की गई, ठीक है। और ये जो खर्च था ये बढ़ करके 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सकल घरेलू उत्पाद है, अगर उसके रूप में बात की जाए तो 1951-52 हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो 51-52 से शुरू हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर जीडीपी का यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका मात्र 0.64% ही खर्च किया गया था, ठीक है ना। धीरे धीरे इसमें वृद्धि की गई और 15-16 में जीडीपी का ये 3% हो गया, ठीक है। तो 15-16 में हम अपनी शिक्षा पर जीडीपी का 3% खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो केंद्रीय या राज्य सरकार है उसका जो दस्तावेज है ना, उसमें उसके आधार पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो जो 17-18 का है उस बजट में उसने कहा कि जो पहले खर्च होता था 3% जीडीपी का, वो घट करके 2.7% हो गया है, ठीक है ना। तो इसके कारण जो जीडीपी पे इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके कारण जो साक्षरता दर है 1951 में मात्र 18% थी, है ना। लोग कितने साक्षर थे 1951 में? 18%। 100 में 18 लोग ही साक्षर थे, और वो 2011 में बढ़ करके कितना हो गया, 74% हो गया, ठीक है। यानी कि अच्छा खासा हमने शिक्षा पर व्यय किया, और जिसका रिजल्ट निकला कि बहुत सारे लोग साक्षर हो गए। 100 में से अब 74 लोग साक्षर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो साक्षरता है वो नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं प्रदान करता है, यानी कि साक्षरता सिर्फ अधिकार ही नहीं है, बल्कि जो नागरिक होते हैं अपने देश के, वो अपने कर्तव्यों को भी ठीक तरह से पालन करने में सक्षम हो पाते हैं। यानी कि अगर आप साक्षर रहेंगे तो आप अपने कर्तव्य अधिकार को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और उसका ठीक समय पे आप लाभ भी उठाएंगे। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी या जो भी बाज़ार के अनुकूल जो भी अवसर आपको उपलब्ध होंगे, उसका आप लाभ उठाने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर तुलना की जाए तो जो महिलाएं हैं वो कम साक्षर है पुरुषों की अपेक्षा, है ना। तो ये जो महिलाएं हैं वो 16.6% कम साक्षर हैं, है ना, पुरुषों की अपेक्षा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगर का क्षेत्र है वहाँ पर साक्षरता दर 16% अधिक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है, आज भी कम है, ठीक है। तो वर्ष 2011 का एक जो रिपोर्ट है उसमें जो केरल है वहाँ की जो साक्षरता दर है कुछ ज़िलों में वो लगभग कितनी है, 94% है ना। वहीं अपने बिहार की बात की जाए तो 11 में 62% लोग ही साक्षर हैं, ठीक है। तो वर्ष 13-14 में जो प्राथमिक स्कूल था भारत में लगभग 8.58 लाख जो गांव हैं उससे भी ज़्यादा गांवों में प्राथमिक शिक्षा फैली हुई है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जो स्कूली शिक्षा है ना, ये ठीक ढंग से आज नहीं हो पा रही है। वहाँ की जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी निम्न है, बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी दर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो 6 से 14 साल के जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
है ना। तो उनको 2010 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है ना। सरकार के द्वारा 2010 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया और इसको अनुसूची में भी जोड़ा गया। आप सिविक्स में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो जो 2010 में अधिकार प्रदान किया गया उसको नाम दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये अभियान चलाया गया 2010 में कि जितने बच्चे हैं भारत में सभी के सभी को साक्षर कर देना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो राज्य सरकारें हैं या जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी जो प्राथमिकता बन गई कि जो भी है जो प्राथमिक शिक्षा है वो सार्वभौमिक हो, सबों के लिए उपलब्ध हो, ये लक्ष्य तय किया गया, ठीक है। और इसी लक्ष्य को आधार बना करके केंद्र सरकार समय तय करती है कि इसी समय से हम एक समय के अनुसार अपने देश के बच्चों को साक्षर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम लाया गया है ना। स्कूल लौटो शिविर शुरू किए गए है ना। बच्चों की जो उपस्थिति है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए दोपहर का भोजन जिसको हम लोग मिड डे मील बोलते हैं वो शुरू की गई है ना। तो भारत में जो शिक्षित लोगों की संख्या है उसमें वृद्धि आप आज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उस इन्हीं योजनाओं का क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। आज 2020 चल रहा है, यानी कि 10 साल में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए जो 12वीं योजना था, जो 12वीं योजना है वो शायद अभी बीत गया है क्योंकि अभी नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के आने के कारण ये जो 5 वर्षीय योजनाएँ होती थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है जिसमें 18 से 23 आयु के बच्चे पढ़ते थे, इनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो सरकार ने ये लक्ष्य बनाया कि कम से कम 25.2% जो बच्चे हैं 17-18 तक को हम क्या दे दें, उच्च शिक्षा प्रदान कर दें, ठीक है। और 30% 2020-21 तक हम बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें। जितने भी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आते हैं उनमें से कम 30% को 20-21 तक उच्च शिक्षा प्रदान करने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है ना। तो ये विश्व औसत जो है 26% से कम लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये जो रणनीति सरकार ने बनाई तो इसके कारण जो पहुंच है उसमें वृद्धि हुई और जो गुणवत्ता है ना, वो भी क्या हो जाएगी, शिक्षा का अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जो राज्य हैं, है ना, जो राज्य हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाने के लिए केंद्र सरकार बाध्य करी और बहुत सारे राज्यों ने उसको बनाया भी। और जिस राज्य का आवश्यकता होती थी वैसे उसमें वो परिवर्तन कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, व्यवसायीकरण, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग का जाल बिछाने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पर ब्रॉडबैंड का केबल बिछाने के लिए आज भी काम चल रहा है और वो रोड के बगल में खुदाई चल रही है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा, है ना। तो इन सभी चीज़ों का सहायता लेकर के सरकार चाहती है कि अपने देश को क्या किया जा सके, साक्षर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालयों की जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो डाटा आप देख रहे हैं 1950-51 से लेकर के 16-17 तक का, यहाँ पर आप जो कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उसमें कितनी वृद्धि हुई है, वहाँ पर छात्र कितने नामांकित हैं और अध्यापकों की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक ये जो सारणी है 2.1, यहाँ पर 1950-51 से महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं और शिक्षक उस यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में कितने पढ़ा रहे हैं, उस साल दर साल वो आपका एक रिपोर्ट तैयार करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो 1950-51 यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस समय की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय थी, है ना। जो महाविद्यालय होते थे यानी कॉलेज जो होते थे उसकी संख्या मात्र 750 थी पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी, मात्र 30 थी। और उस समय इतने विद्यार्थी जो थे इन महाविद्यालय में पढ़ते थे तो मात्र 2,63,000 विद्यार्थी इन जो 750 कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ते थे और टीचर कितने थे, मात्र 24,000।
तो धीरे धीरे 90-91 में ये और बढ़ा, 98-99 में ये और बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10-11 और आप देखो लास्ट में 16-17 में, ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते 750 जो 50-51 में था वो बढ़ करके 16-17 में 42,338 कॉलेजों की संख्या हो गई। यानी कि आज की डेट में इससे भी ज़्यादा कॉलेजेस हमारे देश में होंगे। अब विश्वविद्यालय की जो संख्या थी, जो पहले 30 था 50-51 में, वो बढ़ करके 795 हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो विद्यार्थियों की संख्या जो मात्र 50-51 में लगभग 2.5 लाख था, वो बढ़ करके 3 करोड़ के आसपास हो गया। यानी कि आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो टीचर्स हैं उनकी भी संख्या में अच्छा खासा वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर लगभग 15 लाख जो टीचर हैं वो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो सारणी है इसके आधार पर आप ये जो आइए चर्चा करें, ये सवाल आप कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। उसी सारणी को देख करके आप इसका आंसर दीजिएगा, आराम से आप दे पाएंगे। एक और सवाल है यहाँ पर, आप देखिए, आइए चर्चा करें। ये जो 2.1 है, ये इस सारणी को देख करके जो आरेख 2.1 है भारत में साक्षरता दर, इसको देख करके आप इन सवालों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। देने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।